हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, यानी काया प्रारूप विकृतियां तथा विच्छेदी विकृतियां। जिसका पहला भाग है काया प्रारूप विकृतियां, है जिसको हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स बोलते हैं। क्या होते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उनके लक्षण होते हैं, ये सब चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले कि काया प्रारूप विकृतियां क्या है। काया या प्रारूप विकृतियां ऐसी विकृतियां हैं जिनके लक्षण तो शारीरिक होते हैं, परंतु उनका कुछ कारण मानसिक या मनोवैज्ञानिक होता है। DSM-4 में 1994 में इनको एक अलग विकृति के रूप में माना गया था। काया प्रारूप विकृतियों से तात्पर्य ऐसी विकृत श्रेणी से आता है जिसमें व्यक्ति उन दैहिक लक्षणों की शिकायत करता है जिनसे उन्हें दैहिक समस्याओं की उपस्थिति का अंदाजा होता है, परंतु सच में उनका कोई कायिक आधार नहीं होता। जैसे वो कहे कि मेरे पेट में दर्द है, और अगर हम उसको डायग्नोस करें तो पता चले कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर जैसे अल्सर है, तो उसका कोई और शारीरिक आधार हमें नहीं मिलता, लेकिन व्यक्ति को दैहिक लक्षणों की कुछ समस्याएं होती हैं। DSM-4 के अनुसार कायिक विकृति को अनेक उन शारीरिक लक्षणों के द्वारा विशेषीकृत किया जा सकता है जिनकी उपयुक्त व्याख्या शारीरिक या प्रयोगशाला परीक्षणों के आधार पर संभव नहीं होती। ICD-10 के अनुसार शारीरिक लक्षणों की बार बार अनुभूति या चिकित्सीय परीक्षणों के आधार पर संभव नहीं है कि वो लक्षण उसे बार बार अनुभव होते हैं, लेकिन अगर हम चिकित्सकीय परीक्षण करते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। कुछ ऐसी कसौटियां हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि रोगी में काया प्रारूप विकृति है या नहीं। नाम ही जैसे काया प्रारूप है कि काया में, शरीर में व्यक्ति के कुछ विकृतियां हैं। जैसे रोगी में शारीरिक कुछ परिवर्तन होना, जैसे कुछ बहरापन, उसको बहरापन अनुभव होना, पक्षाघात का उसको लगना कि मेरे फलाने हिस्से में कुछ हरकत नहीं हो रही है, मुझे लकवे की जैसा पक्षाघात जैसा अनुभव हो रहे हैं। ऐसे लक्षण जिनकी व्याख्या करना संभव नहीं हो तथा इस बात के पॉजिटिवली सबूत हो कि रोगी के जो दैहिक कारण है या जो दैहिक लक्षण है उनसे मनोवैज्ञानिक कारण संबंधित हैं या मनोवैज्ञानिक लक्षण संबंधित हैं, तथा रोगी में अपनी दैहिक क्षति के प्रति उदासीनता हो। जो उसको रोगी को कुछ अनुभव हो रहा है, दैहिक लक्षण उसको दिखाई दे रहे हैं, उनके प्रति वो उदासीन है या नहीं है। रोगी की चिंता पर उसका स्वैच्छिक नियंत्रण संभव नहीं हो, यानी कि उसको चिंता हो जा रही है लेकिन वो उस पर अपना कुछ नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमें कुछ आधार हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को काया प्रारूप विकृतियां हैं या नहीं है। अब आता है कि काया प्रारूप विकृतियों के लक्षण। इसमें हमें कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं, कुछ लक्षण होते हुए भी उनका कुछ आधार हमारे को समझ में नहीं आता है, और जो उसके शारीरिक लक्षण और तथा उसके मनोवैज्ञानिक कारणों के बीच में गहरा अनुबंध होना। सबसे पहली बात आती है कि शारीरिक लक्षण, ये काया प्रारूप विकृति का मुख्य लक्षण है और जो रोगी में शारीरिक रूप से दिखाई भी देता है। जैसे किसी रोगी में अंधेपन की शिकायत, उसको लगता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कभी दिखाई देता है कभी नहीं दे रहा है। कभी उसको बहरेपन की शिकायत होने लग जाती है, कभी उसको लकवे के लक्षण भी उसमें देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा है कि इस संबंध में एक अद्भुत बात यह होती है कि रोगी में शारीरिक लक्षणों के होते हुए भी उसका कोई आधार नजर नहीं आता। जैसे रोगी आंखों से देख नहीं पाता या कानों से सुन नहीं पाता है, परंतु
जब उसका परीक्षण किया जाता है आँख या नाक कान का, तो कोई भी क्षति उसमें उसके नर्वस सिस्टम में या कुछ और शारीरिक कहीं भी कोई क्षति नजर नहीं आती है, कोई आधार नहीं नजर आता है। यानी कि बिना किसी जो लक्षण उसको दिखाई दे रहे हैं, उसको फील हो रहे हैं, उनका कोई शारीरिक आधार नहीं होता है। एक अन्य पहचान या लक्षण काया प्रारूप विकृति का यह होता है कि जो उसके शारीरिक लक्षण है उनका मनोवैज्ञानिक कारणों के साथ गहरा अनुबंध होता है। शारीरिक लक्षणों के विकसित होने में जो उसके मनोवैज्ञानिक या मानसिक द्वंद्व होते हैं उनका हाथ जरूर होता है। तो ये हमारे काया इसके लक्षण थे काया प्रारूप विकृति के। उसके बाद आता है कि क्या कारण हो सकते हैं काया प्रारूप विकृति के। कारणों की व्याख्या हम जब करते हैं तो ये देखते हैं कि काया प्रारूप विकृति का विकास जो है बहुत सारे कारणों से होता है, जैसे मनोवैज्ञानिक कारक, जैविक कारक, व्यक्तित्व कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक। अब बात सबसे पहले हम करते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारकों की। तो काया प्रारूप विकृति के विकास में मनोवैज्ञानिक कारकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि फ्रायड ने कहा था कि अचेतन लैंगिक इच्छाओं के अचेतन में दमित हो जाने के कारण उस व्यक्ति के मन में हर समय द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है और उसका समाधान जो है व्यक्ति कई मानसिक विकृतियों के रूप में ले लेता है, जिससे कि उसमें से एक काया प्रारूप विकृति एक मुख्य बीमारी या विकृति के रूप में उसमें उभर करके आती है। कई बार मनोवैज्ञानिक कारकों में जो है उसका हिडन एग्रेसिव इम्पल्स जो है, यानी कि आक्रमणकारी जो उसका व्यवहार है, आवेग इम्पल्स उसके अंदर जो आ रहे हैं वो छुपा हुआ है। धीरे धीरे वो उस अपने आक्रमणशीलता के या अपने गुस्से को बाहर नहीं ला पाता है व्यक्ति, तो उसके कारण उसमें काया प्रारूप विकृति विकसित हो जाती है। कई बार आक्रमणशील जो आवेग है व्यक्ति उसको सेल्फ पनिशमेंट के रूप में भी ले लेता है, जिसके कारण काया प्रारूप विकृतियों के विकास में योगदान हो जाता है और वो विकृतियां उसके शरीर में पनपने लग जाती हैं। उसके बाद अगला कारक है जैविक कारक। जैविक कारकों का हाथ भी महत्वपूर्ण होता है, जैसे बहुत सारे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ उनकी शरीर की रचना इस तरह की होती है तथा सेक्स डिफरेंस, इन सब जैविक कारकों का काया प्रारूप विकृति के विकास में भूमिका देखी जाती है। काफी हद तक यह विकृति वंशानुगत होती है। अगर किसी भी व्यक्ति के माता पिता या पूर्वज अगर इस रोग से पीड़ित हैं तो उनकी संतानों में इस विकृति होने की संभावना बनी रहती है। इसमें सेक्स फैक्टर, आयु, इन सब का प्रभाव भी अधिक पड़ता है। यह मानसिक विकृति पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज्यादा पाई जाती है। बहुत सारे अध्ययन देख करे गए जिनमें देखा गया कि इस विकृति के विकसित होने की संभावना किशोरावस्था में ज्यादा पाई जाती है। अगला कारक आता है व्यक्तित्व कारक। व्यक्तित्व के साथ जो व्यक्तित्वशील गुण है उनका इस विकृति के साथ गहरा संबंध है। कुछ विशेषशील गुणों वाले व्यक्तियों में इस विकृति की संभावना ज्यादा होती है, जैसे बहुत ज्यादा अति संवेदनशील व्यक्ति हैं, हाइपर सेंसिटिव जो व्यक्ति हैं, या जो इम्पल्सिव व्यक्ति हैं, या हाइपर इमोशनल व्यक्ति हैं, उनमें यह प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। उसके बाद है सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों का भी काया प्रारूप विकृति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे जो ब्रोकन होम्स होते हैं, विघटित परिवार जो होते हैं, उन व्यक्तियों में जो कि इन परिवारों से आते हैं उनमें इनकी संभावना ज्यादा होती है। इसी तरह जिस परिवार में दोषपूर्ण अनुशासन होता है उन व्यक्तियों में भी इसके पनपने की संभावना ज्यादा होती है। अगला कारक आता है सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक सॉरी।
सांस्कृतिक कारक जो है, विभिन्न संस्कृतियों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें इस विकृति के विकसित होने की अलग अलग संभावनाएं होती हैं। जिस संस्कृति में बच्चों का पालन पोषण दोषपूर्ण पद्धतियों से होता है, उनमें इस विकृति के विकसित होने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद बात आती है इनके उपचार की। उपचार में हम कौन कौन सी विधियां काम में लेते हैं। इसके लिए हम मनोविश्लेषण चिकित्सा विधि काम में लेते हैं, व्यवहार चिकित्सा विधि काम में ली जाती है, फैमिली थेरेपी काम में ली जाती है और सामुदायिक चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। अब आता है कि काया प्रारूप विकृतियां कितने प्रकार की होती हैं। काया प्रारूप विकृतियां जो हैं हमारे 7 प्रकार की हैं, जैसे कायिक विकृति, अविभेदीकृत काया प्रारूप विकृति, रूपांतरण विकृति, दर्द विकृति, रोग भ्रम विकृति, दुष्क्रिया, शरीर दुष्क्रिया आकृति विकृति, अन्यत्र न वर्णित काया प्रारूप विकृति आदि। अगले वीडियो में हम इन प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, क्या इनके लक्षण होते हैं, किस तरह से इनके कारण होते हैं और क्या इनका उपचार होता है। धन्यवाद।